नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं स्नेहा सिंगाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 गति एवं दूरियों का मापन। गति के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं दूरियों का मापन। तो दूरियों के मापन में हम बेसिकली किस चीज का मापन करते हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई का मापन हम कैसे करेंगे। कि कोई भी वस्तु है आपके पास, कोई आपके पास बड़ा सारा बॉक्स है या आपके सामने आपके हाथ में जो मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आप कैसे मापेंगे और किन किन चीजों में मापेंगे, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, फटाफट से आप हेडिंग डाल लीजिए, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए। कौन सा टॉपिक रहेगा? वो रहेगा लंबाई एवं चौड़ाई का मापन। लंबाई व चौड़ाई का मापन। अब देखिए, जब भी हम किसी चीज की माप करते हैं, तो उस माप में दो चीजें होती हैं। सिंपल सी बात है कि मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताइए कि आपके शहर और आपके किसी पास के शहर के बीच में कितनी दूरी है। अगर मैं ये आपसे पूछ लूं, यानी बीच की सड़क की जो लंबाई है वो कितनी है। या फिर मान लो कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपके पास जो छोटा स्केल होता है वो कितनी लंबाई का होता है, तो आप फटाक से बता देंगे कि जो मेरे पास स्केल है ना, वो देख करके बताइए, देखिए कितना है वो। अगर आपके पास बड़ा स्केल है तो बड़ा बताइए, अगर आपके पास छोटे साइज का स्केल है तो छोटे साइज का स्केल देखिए कि छोटे साइज का स्केल आपका कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। तो आप वहां पर देखेंगे कि जो स्केल की माप है ना, यानी स्केल की जो लंबाई है, उसके दो भाग हैं। बीच में से काटते हैं उन दो भागों को। एक तो भाग है संख्यात्मक भाग, यानी एक भाग संख्या है। एक भाग क्या है? एक भाग तो इसकी संख्या है। और दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है मात्रक। अब आप कहेंगे कि ये संख्या तो समझ में आ गई, पर देख, कोई भी माप आप करते हो, सिर्फ दूरियों की बात नहीं हो रही है, कोई भी माप आप करते हो। जैसे आप बताते हो कि मेरा भार कितना है, मेरा भार 40 kg है, 45 kg है, 50 kg है, या कम मान लीजिए कि 25 kg है, तो आप क्या बता रहे हो कि 25 किलोग्राम है। यानी ये तो हो गया संख्यात्मक भाग और ये हो गया मात्रक। यानी कोई भी माप आप करते हो तो उसके साथ सिर्फ संख्यात्मक आप बता दो। मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपकी उम्र क्या है, तो आप सीधा बता दो कि मेरी उम्र जो है क्या है, 18। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि जो उम्र है वो 18 महीने है। हाँ, देख करके पता चल सकता है हमें, ठीक है, लेकिन बिना देखे अगर पता हम किसी से पूछे कि बताइए आपका भाई बहन है जो उसकी उम्र क्या है, आप बता दो 18। अब नहीं पता ना वो 18 महीने का है या 18 साल का है, तो आप बताएंगे, पूरा बताएंगे क्या कि उसकी उम्र क्या है, 18 साल है। तो वो क्या हो गया, 18 तो हो गया उसका संख्यात्मक भाग, और जो साल है वो क्या हो गया, उसकी यूनिट होगी, यानी उसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब इसी तरह से आप बताएंगे समय का। अगर आप बताएंगे कि मुझे जो है मेरी इतनी स्पीड है कि मैं एक जो पेज है, एक जो पृष्ठ है, वो 15 सेकंड में लिख लेता हूँ। 15 सेकंड में एक पूरा पृष्ठ भर देता हूँ लिख करके। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या बताया, समय बताया, और क्या बताया, 15 सेकंड। तो इसके भी दो भाग है, संख्यात्मक भाग और फिर समय का मात्रक आपने बता दिया। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि एक तो हो गया संख्यात्मक भाग और एक हो गया मात्रक। अब आपके माइंड में ये आएगा कि मात्रक क्या चीज होती है, किसी भी चीज का मात्रक क्या होता है। अब मात्रक को समझने के लिए हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि मापन कैसे किया जाता है, किसी वस्तु का मापन कैसे किया जाता है, किसी भी वस्तु का मापन कैसे करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप अगर कभी कपड़े की दुकान पर कपड़ा लेने गए हो, ध्यान दीजिएगा, मैंने कपड़ा कहा है, वस्त्र नहीं कहा है। इसमें हम डिफरेंस जो है हमारे प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं कि कपड़ा यानी जो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, अगर वो आप लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो दुकानदार को जा करके, मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो दुकानदार क्या करता है कि उसके पास 1 मीटर की एक लोहे की छड़ होती है, आपने देखा होगा, एक लोहे की छड़ होती है 1 मीटर की। ठीक है, अगर आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो वो छड़ के जितना माप करके आपको दे देगा। ये चीज आपको समझ आ गई? ओके। अगर आपको 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो वो क्या करेगा, उस छड़ के ऊपर कपड़े को 2 बार लपेट देगा और उतना काट करके आपको दे देगा। अगर आपको 3 मीटर कपड़ा चाहिए तो वो छड़ के 3 बार लपेट देगा और उतनी लंबाई का आपको काट करके दे देगा। इसका मतलब क्या समझे आप
यहाँ पर मापन का मतलब क्या होता है, मापन में जो भी हमारी लंबाई होती है उसकी तुलना, यानी वो हमारी लंबाई अज्ञात है, वो हमें नहीं ज्ञात कितनी है, ठीक है, उसकी तुलना हम किसी ज्ञात राशि से करते हैं, ठीक है, किसी ज्ञात राशि से करते हैं। जैसे उस स्केल को हमने क्या मान लिया कि ये 1 मीटर है, अगर उसको 2 गुना कर दिया तो वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। यानी हमने क्या किया कि कपड़े की तुलना की किससे, उस मीटर वाली जो छड़ थी उससे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, मापन में हम क्या करते हैं कि किसी भी ज्ञात राशि के साथ तुलना करते हैं जिसकी हमें मापन करना होता है उसका, ठीक है। और इस ज्ञात राशि को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे मात्रक का मतलब क्या है, तो मात्रक होता है वह ज्ञात राशि जिसके साथ तुलना करके किसी अज्ञात राशि का मापन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे आपने देख लिया कि वो ज्ञात राशि क्या थी, 1 मीटर थी, जिसके साथ तुलना करके हमने कपड़ा जो है उसका माप हमने बता दी कि एक कपड़ा 3 मीटर लंबा था, तो हमने उस पर लपेटा तो छड़ पर 3 बार लपेटा जाएगा, इसका मतलब 1 मीटर पर 3 बार लपेटा गया, इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि 3 बार लपेटा गया। और किस पर लपेटा गया, मीटर पर लपेटा गया। तो यानी कि ये जो ज्ञात राशि थी हमारी जिसके तुलना करके हमने निकाला, वही हमारी क्या हो जाती है, मात्रक। और यही मात्रक वाला हमारा हिस्सा होता है। ये चीज आपको समझ आ गई। ये होती है संख्यात्मक भाग, यानी संख्या होती है, और पीछे वाला होता है मात्रक जिसके साथ तुलना करके हम बताते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपना जो आपका शॉर्पनर है उसकी स्केल से तुलना करके बताइए कि वो कितना चौड़ा है या कितना, उसकी लंबाई उसकी कितनी है, लंबा ज्यादा है तो उसकी लंबाई बताइए कि उसकी लंबाई कितनी है। तो आप फटाफट से स्केल से देख करके बता देंगे कि आपकी है 3 है, 4 है, 5 है, जितना भी आपके पास है, ठीक है। शॉर्पनर जो है, मान लीजिए कि आप बताते हैं कि 4 सेंटीमीटर लंबा मेरे पास शॉर्पनर है। अगर 4 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उसकी तुलना किससे की, स्केल के 1-1 सेंटीमीटर के गैप से की, ठीक है। तो वो कितने सेंटीमीटर के गैप आगे उसमें, 4 सेंटीमीटर के। तो आपने बता दिया कि सेंटीमीटर के कितने गैप आगे, 4 गैप आगे। इसका मतलब वहां पर मात्रक तो क्या है, सेंटीमीटर है, और संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अब क्या हुआ कि पूरे विश्व में, अब देखिए पूरे विश्व में जरूरी तो नहीं कि जैसे हमने छड़ बनाई वैसे सभी ने छड़ बना ली हो। आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी कभी कभी जब आपको कहा जाता है कि ये बताइए कि ये जो 2 पॉइंट है इनके बीच में कितनी दूरी है, और आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपके पास कुछ भी नहीं होता, ना स्केल है, ना कोई फीता है, ना लोहे की छड़ है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आपका हाथ तो आपके पास होता है, आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात कि यहाँ पर हाथ रख के बता देते हैं कि ये तो 1 हाथ चौड़ा है, ये तो कितना है, 1 हाथ जितना चौड़ा है, और आप फटाफट से बता देते हो कि ये 1 हाथ चौड़ा है। वैसे ही अगर आपको अपने रूम के अंदर कोई, मान लीजिए कि कोई बेड पड़ा है आपके रूम के अंदर, और आपको नया जो है कंप्यूटर ला करके दिया जाता है, और कंप्यूटर लाने के लिए आपको टेबल बनवाना है, तो आप अपने बेड के पास देखेंगे कि कितनी दूरी है, मैं कितना चौड़ा टेबल बनाऊं कि ये जो बेड के साथ में जो है टेबल पूरा आ जाए। तो आप क्या करोगे, मिस्त्री तो क्या करेगा, मिस्त्री तो उसके पास जो है पूरा मापने के लिए सब कुछ होगा, ठीक है, उसके पास तो यंत्र होते हैं मापने के, फीता होता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप हाथों से माप करके देखते हो कि मेरे बेड के पास जो है 6 हाथ की दूरी है, तो मेरे को 6 हाथ का टेबल बनवाना पड़ेगा। तो आप पहले ही अंदाजा लगा लेते हो 6 हाथ से। इसी तरीके से जब आप क्रिकेट खेलते हो, जब मान लीजिए कि कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा होता है, जब हम बिल्कुल अपनी गली में या किसी आसपास के प्लेग्राउंड में या किसी गार्डन में जा करके, अगर हम जो है मान लीजिए कि आप पिकनिक पर गए हैं और वहाँ पर क्रिकेट का मैदान नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आप जो उसकी पिच होती है, यानी कि वो जो बैट्समैन है वो कितनी दूरी पर रहेगा, विकेट से बैट्समैन कितनी दूरी पर रहेगा, तो आप क्या करते हो, एक बार बैट रखते हो, उसके बाद निशान लगाते हो, उसके बाद उस निशान से, यानी पूरा बैट मान लीजिए कि पूरा बैट यहाँ तक आया, पूरा बैट यहाँ तक आ गया, तो उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर छोटा निशान लगाते हो, और उसके बाद बैट का जो हत्था होता है उसको और आगे लेकर के जाते हो। तो जितना बैट का हत्था आगे जाता है वहां पर और यहाँ पर 2 लाइनें लग जाती हैं, और आपको पता चल जाता है कि इस तरह से आप मापते हैं।
ठीक है, हमेशा आप इसी तरह से मापते हैं। आपको नहीं पता होगा कि वो लंबाई कितनी होगी, आपने कभी फीते से नहीं मापा होगा, लेकिन फिर भी आप किससे माप लेते हो? बैट से माप लेते हो। इसी तरीके से अगर हम कोई रुमाल छू जैसा गेम खेलते हैं या कबड्डी जैसा गेम खेलते हैं, जो हम आमतौर पर खेलते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर तो लंबाइयाँ जो है अच्छे से माप करके ली जाती हैं। लेकिन जो हम घरों में खेलते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे में हम क्या करते हैं कि बीच में जो भी हमारा गोल घेरा होता है या जो भी बीच की लाइन होती है, तो उससे इधर के खिलाड़ी और इधर के खिलाड़ियों के लिए जो भी ग्राउंड बनाना होता है, उसमें हम क्या करते हैं? पैरों से दूरियां मापते हैं कि 4 पैर इधर रखी है तो 4 ही पैर इधर रखते हैं, अगर इधर 3 पैर है तो इधर ही 3 पैर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दूरियां अलग अलग तरीके से मापी। कहीं पर हम मीटर में माप रहे हैं, कहीं पे हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं, कहीं पर हम हाथ से माप रहे हैं, कहीं पर छोटी दूरी होगी तो हम उंगलियों से माप रहे हैं, कहीं पर हम बैट से माप रहे हैं, कहीं हम पैरों से माप रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो हुआ हमारे ही आसपास। सोचिए पूरे विश्व भर में कितने तरीके होंगे दूरियों को मापने के। तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि 2-3 लोगों को बुला लिया जाए कि बताइए कि क्रिकेट में जो बैट्समैन के खड़े होने के लिए जगह होती है वो कितनी होती है, तो वो अलग अलग बताएंगे। कोई तो बताएगा कि मैंने बैट से मापा है, कोई बताएगा कि मैंने 2 पैर जितनी दूरी रख ली है, कोई बताएगा कि नहीं आपको क्या कर रहे हैं, आपको 7 जो है ये मान लीजिए कि आपको ये बोल दिया जाए कि 1-1.5 मीटर की दूरी आपको रखनी है, ऐसा कुछ बोल दिया जाए। तो ऐसे में सभी में कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी दूरी को सही माने, ठीक है, और तुलना करके कौन सी दूरियां बराबर आ रही हैं, कौन सी दूरियां आगे पीछे आ रही है, तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ऐसे तो हम एक दूसरे से कोई लेन देन ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में पूरे विश्व के लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना एक ही पद्धति अपना ली जाए जिसमें इन पूरी ये जो जितने भी मात्रक है, मात्रक ही तो है ना, हाथ वाला मात्रक है, मीटर मात्रक है, सेंटीमीटर मात्रक है, तो इनकी जगह केवल एक ही मात्रक ले लिया जाए, सभी लोग उसी में मापेंगे तो ये बहुत ही आसानी हो जाएगी मापने में। ठीक है, कि अमेरिका वाले कहेंगे कि हमें 7 मीटर कपड़ा चाहिए, तो भारत वालों के लिए भी आसान हो जाएगा कि हाँ भाई 7 मीटर तो इतना ही होता है, उस पर 7 बार लपेटो, काट करके दे दो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमें समझ आ गई। तो ऐसे में फिर पूरे विश्व के लोगों ने क्या किया कि एक सेट बना लिया सभी यूनिट्स का। कहते जी अगर भार हम मापेंगे तो किस में मापेंगे, हम मापेंगे किस में, केजी में मापेंगे या ग्राम में मापेंगे, जो भी है डिसाइड कर लिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि टाइम को हम किस में मापेंगे, टाइम को हम सेकंड में मापेंगे। फिर वो कहने लगे कि जो दूरी है उसको हम किस में मापेंगे, उसको हम मीटर में मापेंगे। तो ये जो है पूरा सेट बना लिया गया, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, हमने इतना नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ बात करनी है दूरी की। तो दूरी के लिए जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में जो यूनिट है, यानी जो मात्रक स्वीकार किया गया, वो कौन सा किया गया, वो किया गया मीटर। यानी पूरे विश्व भर में दूरी का जो मापन किया जाता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। और ये जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती है इसको बोला जाता है SI यूनिट। SI यूनिट यानी इंटरनेशनल, I का मतलब है इंटरनेशनल, S का मतलब है सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको आप क्या कहोगे, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, हमें समझ तो आ गया कि यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होती है। हमें पता है कि जब भी हम कोई मापन करते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, पहले संख्या और दूसरा मात्रक। मात्रक क्या होता है, वो निश्चित राशि होती है जिसके साथ तुलना करके हम किसी चीज़ का मापन करते हैं, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर किलोमीटर क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, आप निश्चित रहिए, सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर जितना हमने समझा उसमें से क्या क्वेश्चन बनता है उसके आंसर आप फटाफट से लिख लीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि मापन किसे कहते हैं। तो फटाफट से आप क्वेश्चन जो है वो डालिए, मापन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मापन किसे कहते हैं, और उसमें आंसर आप लिखेंगे मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि, मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि का
उसी प्रकार की अज्ञात राशि, उसी प्रकार की अज्ञात राशि से तुलना करना है। क्या बोलेंगे आप मापन में? मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। ये समझ आ गया? मापन का अर्थ यही होता है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। यानी ये जो ज्ञात है हमारे को पहले से ही, निश्चित है जो राशि, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, मात्रक किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं, ये भी हमें समझ आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि SI यूनिट या अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या है? SI यूनिट या अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या है? तो ऐसे में आप आंसर वही लिखेंगे जो हमने पढ़ना है। देखिए एकदम आसान है, ये जो चैप्टर्स है ना ये बिल्कुल आसान है। इसमें आपने कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, जो बस समझा है उसी को आपको लिख देना है। ठीक है, आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है ना, आप एग्जाम्पल ले लेकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? SI यूनिट या अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या है, किसे कहते हैं? अब चलिए इसका आंसर लिखिए कि एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने, समस्त संसार के यानी पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने मापन के मात्रकों का एक सेट स्वीकार किया। ठीक है, क्या लिखेंगे? दोबारा से मैं बोल दूं कि एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या SI यूनिट्स कहते हैं। SI यूनिट का मतलब होता है मात्रक को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। अब उसके बाद आपके माइंड में आएगा कि ये तो ठीक है, मात्रक प्रणाली तो ठीक है, लेकिन फिर हमें तो ये बताइए कि दूरी का SI यूनिट क्या है, यानी दूरी का ये जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है वो क्या है? तो दूरी का अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है यानी दूरी की जो SI यूनिट है वो मैं आपको बता दूं कि दूरी की SI यूनिट मीटर है। दूरी की SI यूनिट मीटर है। तो फटाफट से लिख लीजिए कि दूरी की SI यूनिट मीटर है। ठीक है, अब आपको पता है कि मीटर तो कितना बड़ा होता है। आपको पता है, अगर आपने कपड़े की दुकान पर वो छड़ देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप जो है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा कहीं भी। ठीक है, या फिर कपड़े की दुकान पर नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में कोई शॉपिंग करने जाता है तो उसके साथ जाइएगा और वहाँ पर देखिएगा कि वो मीटर की छड़ जो होती है वो वहाँ से कैसे उसको माप करके देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो मीटर है, अगर हमें बहुत ज़्यादा दूरी मापनी हो, बहुत लंबी लंबाई मापनी हो, बहुत लंबी, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मीटर हो जाते हैं। मान लीजिए 1 लाख मीटर हो गया, तो 1 लाख मीटर ये तो बहुत बड़ी राशि है। इसकी बजाय क्यों ना हम इसको थोड़ा सा सरल बना लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कि जब भी हमारे पास 1000 से ज़्यादा मीटर की कोई दूरी हो जाती है, कितनी? 1000 से ज़्यादा, तो उसे हम किस में शो करना शुरू कर देते हैं? किलोमीटर में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी हम सड़कों की लंबाई मापते हैं तो सड़कें तो बहुत बहुत लंबी होती है ना। ठीक है, तो उनकी लंबाई हम किस में मापते हैं? सिंपल सी बात है, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि आपके पास में जो भी बड़ा शहर लगता है या आपके पास में एक गांव लगता है, तो बताइए उसकी दूरी क्या? फटाक से बताओगे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो ऐसे में आप बता रहे हो ना किलोमीटर में, तो ये दूरियां किस में मापी जाती हैं? 1 किलोमीटर में। तो आपको यहाँ पे डाउट होगा, या आपसे अगर पूछा जाए, डाउट नहीं होगा, सबको पता होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताइए जरा। 1 किलोमीटर में नोट कर लीजिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। यानी किलोमीटर जो है वो मीटर से बड़ा होता है। जब 1000 मीटर मिल जाते हैं तब 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि 1 मीटर लगभग
इतना जो है चौड़ा होता है या इतना लंबा होता है। तो ऐसे में अगर आपको छोटी दूरी मापनी हो, बहुत छोटी दूरी, यानी अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए कि आपके नेल्स जो है उनकी चौड़ाई क्या है, नेल्स की चौड़ाई तो मीटर में माप नहीं सकते, तो ऐसे में हमें पॉइंट्स में, दशमलव में, पॉइंट्स में बहुत छोटे मीटर शो करने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि मीटर का छोटा हिस्सा भी बना लेते हैं, ठीक है। तो मीटर के छोटे हिस्से को क्या बोला जाता है, सेंटीमीटर, ठीक है। यानी सेंटीमीटर जो होते हैं वो मिल करके क्या बनते हैं, मीटर बनते हैं। और आपको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बता दोगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ा होता है और किलोमीटर मीटर से भी बड़ा होता है। सबसे छोटा सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बन गया, फिर 1000 मीटर 1 किलोमीटर बन गया। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्या सेंटीमीटर से भी छोटी कोई चीज होती है? बिल्कुल होती है। सेंटीमीटर से भी छोटी एक चीज होती है जिसको आप क्या कहते हो, मिलीमीटर, जिसको हम क्या शो करते हैं, mm, मिलीमीटर, ठीक है। इसको शो किया जाता है मिलीमीटर से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी सबसे छोटा मिलीमीटर, जब 10 मिलीमीटर मिल गए तो 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मिल गए तो 1 मीटर, 1000 मीटर मिल गए तो 1 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से आपको मात्रक जो है किसके, लंबाई के मात्रक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे आज के बाद कोई भी पूछ ले तो ये याद कर लीजिएगा और अच्छे से आप बता दीजिएगा उसको कि हाँ जी हमें पता है कि ये जो है मात्रक इस तरह से होते हैं। तो अब आपको मात्रक समझ में आ गया, दूरियों का मापन कैसे किया जाता है वो समझ में आ गया, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, वो समझ में आ गया। तो अब फटाफट से चलते हैं कि गति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। और इनफैक्ट अगर मैं पूछ लूं कि गति क्या होती है, गति का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए फिर देखते हैं, सोचिए फटाफट से कि हम गति का क्या मतलब निकालेंगे, गति का मतलब क्या होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गति के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो है, आप पॉइंट ए पर खड़े हो, ये कोई पॉइंट ए है और ये हो आप, ये पॉइंट ए पर आप खड़े हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 आप जो है पॉइंट बी पर आ जाते हैं। अब आप कहेंगे धीरे धीरे क्यों, भाग कर भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल भाग कर भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है ना। ऐसे तो नहीं है कि आप यहाँ से गायब और यहाँ पर प्रकट, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने में आप छोटे हो गए एक्चुअल में। चलिए थोड़ा सा आप इसको सेट कर लीजिएगा, ये इसमें छोटे नहीं हो रहे हैं, एक्चुअल में उतना ही है। चलिए, तो ए से बी तक आने में आपको कुछ ना कुछ समय लगता है, मान के चलिए आप, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, इसको गति कैसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि गति का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। किसी भी वस्तु की स्थिति में, यानी पहले आपकी स्थिति कहाँ पर थी, ए थी, बाद में आपकी स्थिति क्या हो गई, बी हो गई, और ए से बी तक जब आप आए, यानी स्थिति में परिवर्तन हुआ, और किसके साथ हुआ, समय के साथ हुआ। थोड़ा समय तो लगा ना, और इसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई कि गति क्या होती है। गति होती है कि एक वस्तु दूसरे स्थान पर जा रही है, यानी एक वस्तु किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है और बीच में कुछ समय लग रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गुब्बारा है, आपने इस गुब्बारे को ऊपर उछाला और फिर वो गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो पहले आप उसकी पोजीशन क्या थी, ऊपर थी, फिर नीचे आ गया, तो ये जो थी ये उसकी गति ही तो है ना। इसी को तो हम मोशन बोलते हैं। कोई चीजें स्लो मोशन में मूव करती है, कई चीजें जो है फास्टली मूव करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो यही है इसकी गति।
तो सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि गति को परिभाषित कीजिए तो आप क्या कहेंगे कि स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थिति में परिवर्तन तो होगा ही होगा, जब भी गति होगी स्थिति में परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन कुछ गतियां होंगी जिनमें स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या वो गतियां होगी या नहीं होंगी, तो उन केसेस को हम समझेंगे। लेकिन इसके लिए हमें समझना क्या पड़ेगा, गति के प्रकार समझना पड़ेगा। कई गतियां ऐसी होती हैं जिनमें स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, फिर भी वो गतियां कहलाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं और गतियां क्यों कहलाती हैं, इनको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये बनता है, फटाफट से एक काम कीजिए, फटाफट से डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले हेडिंग डाल लीजिए गति और उसमें लिखिए कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद आप ये अच्छा सा डायग्राम भी बना लीजिए कि स्थिति ए से स्थिति बी हो गई। अब चलते हैं गति के प्रकार की तरफ। तो अब आप कहेंगे गति के प्रकार। मुख्यतः गति के 4 ही प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। सबसे पहली जो गति होती है, सबसे पहली गति होती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो है कार जो है अपने यहाँ पे एक ए पॉइंट है, एक कार है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और वो कहाँ पर चली जाती है? बी पॉइंट पर बिल्कुल सीधे चली जाती है। तो ये बिल्कुल सीधी गई है। तो सीधी रेखा के अनुदिश जो भी गति होती है वो हमारी क्या होती है? सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से मान लीजिए शराबी की गति अगर हम देखें, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने शराब पी रखी है और वो क्या करता है कि ये मान लीजिए कि ये जो है वाइन शॉप है, यानी कि शराब की दुकान है। शराब की दुकान से वो चलना शुरू करता है। पहले तो यूं चलता है, फिर उसे यूं लगता है कि नहीं मैं तो गलत जा रहा हूँ, फिर उसके बाद वो इधर मुड़ जाता है। फिर वो क्या करता है? फिर उसको लगता है कि नहीं मुझे घर जाना चाहिए, अब बहुत दूर आ गया हूँ, घर जाना चाहिए, तो वो घर की तरफ मुड़ता है। अब वो कहते हैं नहीं घर तो जाऊंगा तो घर पे तो शराब है ही नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? वाइन शॉप पर जाना चाहिए। जैसे ही वो वाइन शॉप की तरफ चलता है तो उसे याद आता है अरे वाइन शॉप तो बंद हो गई होगी अब तक, अब तो वाइन शॉप पर जाने का कोई मतलब नहीं, अब तो घर पर जाकर के सोना पड़ेगा, अब तो शराब खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में वो घर की तरफ जाएगा और फाइनली अपने जो है घर की तरफ जो है मुड़ जाएगा। तो ये मान लीजिए कि उसका घर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर ये सरल रेखीय गति है या नहीं? शराबी की गति सरल रेखीय गति है या नहीं? तो ऐसे में आपको देखना होगा कि क्या गति सीधी रेखा में हो रही है या नहीं। अब आप कहेंगे सीधी रेखा में तो नहीं हो रही है, तो यूं मुड़ मुड़ा करके हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी गति हो रही है उतनी तो सीधी हो रही है ना, जितनी गति हो रही है उतनी तो सीधी हो रही है। चलिए इसको क्रॉस कर दीजिए आप, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहीं पर उसका घर है, इसको क्रॉस कर दीजिए। इतना मान लीजिए कि वो चला ही नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी बताइए कि क्या ये सरल रेखीय गति है या नहीं? तो आप कहेंगे ये तो मोड़ वाली गति है, सरल रेखा में बिल्कुल सीधा सीधा तो नहीं चला ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जितना चला वो सीधा चला। यहाँ से चल रहा है तो वो सीधा चल रहा है ना, चाहे इधर चल रहा है सीधा चल रहा है ना। उसके बाद इधर इस पथ पर चल रहा है तब भी वो सीधा ही तो चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं चल रहा, सीधा ही चल रहा है। और इस पथ पर जब वो चल रहा है तब भी तो टेढ़ा चल रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो है कई सारी सरल रेखीय गतियां हो गई, यानी 5 किलोमीटर वो ऐसे चला तब भी सीधा चला, 6 किलोमीटर ऐसे चला तब भी सीधा चला, 7 किलोमीटर ऐसे चला तब भी सीधा चला। तो आपको समझ आ गई कि सरल रेखीय गति किससे कहते हैं, क्योंकि ये कई बार डाउट बन जाता है। जब भी ऑफलाइन क्लासेस में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो कई बच्चे जो है मुझसे डाउट पूछते हैं कि ये बताइए कि अगर व्यक्ति ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो क्या ये उसकी सरल रेखीय गति है? बिल्कुल जी हाँ, ये सरल रेखीय गति है, क्योंकि वो जितना चल रहा है उतना तो सीधा ही चल रहा है ना।
उसके बाद अगर वो मुड़ गया, मुड़ने के बाद भी तो वो सीधी रेखा में तो चल रहा है, यानी सीधा तो चल रहा है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो यही है सरल रेखीय गति। तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, डायग्राम आप बना लेंगे, फटाफट से इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कि सरल रेखीय गति क्या होती है। वस्तुओं की सरल रेखा के अनुदिश गति को, सरल रेखा के अनुदिश यानी सरल रेखा की दिशा में, सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ये चीज हमें समझ आ गई। अब उसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा गति का प्रकार, वो है वृत्तीय गति। दूसरा जो गति का प्रकार है वो है, माफ कीजिएगा, इसको वृत्तीय गति बोल सकते हैं या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है वर्तुल गति, वर्तुल या वृत्तीय गति। अब आपको पता है वृत्त कैसा होता है, वृत्त होता है यूं गोल गोल होता है। तो यूं जब किसी वृत्ताकार पथ के अनुदिश गति की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि वृत्ताकार पथ के अनुदिश, वृत्ताकार पथ के अनुदिश की गई गति को वृत्ताकार गति कहते हैं, यानी गोल गोल घूमना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये गति हम कब करते हैं। मान लीजिए कि आपके मोहल्ले के अंदर या आपके घर के आसपास कोई गोल पार्क है और आप सुबह उठ करके उसमें जो है दौड़ लगाते हैं गोल गोल पार्क में, तो अब आप कौन से पथ पर घूम रहे हैं, वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं। या फिर मान लीजिए कि पार्क अगर चौकोर भी है और उसके कोनों पर फव्वारे लगा दिए जाते हैं और बीच में जो है गोल गोल पथ बना दिया जाता है और आप उस पर दौड़ लगा रहे हो, तो आप कौन से पथ के अनुदिश गति कर रहे हो, वर्तुल गति कर रहे हो, यानी वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहे हो। तो आपकी गति कौन सी होगी, वृत्तीय गति होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। 2 नंबर की गति हमने पढ़ ली, तीसरी गति हम पढ़ते हैं। तीसरी गति ध्यान से देखिएगा, तीसरी गति है घूर्णन गति। अब आप कहेंगे घूर्णन गति ये कौन सी गति है। अब आपने पंखे को घूमते हुए तो देखा होगा, पंखे को घूमते हुए देखा होगा, तो क्या पंखा वृत्ताकार गति करता है क्या, नहीं करता। वो वृत्ताकार पथ के अनुदिश नहीं घूमता। ठीक है, पंखा क्या होता है, एक जगह पर खड़े खड़े ही घूमता है। मान लीजिए कि एक वस्तु है, मान लीजिए कि आप ये हैं और आप यहाँ पर खड़े खड़े अपनी जगह पर ही घूम रहे हैं, तो ऐसी गति को क्या बोला जाता है, घूर्णन गति। ध्यान से देखिएगा कि कोई भी वस्तु है वो यहाँ पर खड़े खड़े इस तरीके से अगर घूम रही है तो ये उसकी कौन सी गति हो जाएगी, घूर्णन गति। लेकिन अगर वो वस्तु इस तरह से घूम रही है, इस तरह से अगर घूम रही है, तो वो उसकी कौन सी गति हो जाएगी, वृत्तीय गति। यानी वृत्तीय गति तो है ये, लेकिन घूर्णन गति है एक पॉइंट फिक्स है और इसी पॉइंट पर वो यहीं पर खड़ी खड़ी जो है गोल गोल घूमे जा रही है, तो वो उसकी गति कौन सी हो जाएगी, घूर्णन गति। ये चीज आपको समझ में आ गई या नहीं आई। चलिए, यानी कि एक जगह पर आपका पंखा जो है, बीच की जो छड़ है वो छत से लटकी हुई है और पंखा जो है वो बिल्कुल जो है एक ही जगह पर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में जो है हम चक्री लाते थे, टॉय चक्री, यानी जो आपका खिलौना होता था चक्री जैसा, जिसको आप क्या कहते थे बचपन में, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन बचपन में उसे लाटू कहा करते थे, शायद उसे लाटू कहा करते थे। तो उसको क्या है कि उस चक्री को यूं घुमा करके छोड़ देते थे, तो वो क्या करती थी, खुद घूमती रहती थी। ठीक है, तो उसको घूर्णन कहा जाता था। ये चीज आप समझ गए। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति में डिफरेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आप इसमें समझ जाएं तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की 2 गतियां होती है, एक तो होती है सूर्य के चारों ओर, ठीक है, और एक होती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही खड़ी खड़ी घूमती है। ठीक है, अगर आपको घूर्णन गति का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना है ना, तो अपनी बचपन की वो हरकत याद कीजिए, जब आपने एक पेन लिया था और पेन में से एक गत्ता डाल करके, यानी पेन को एक गत्ते के अंदर चुबो करके, यानी आर पार उसको करके, और आपने पेन के ऊपर गत्ते को यूं घुमाया था। ठीक है, पेन के ऊपर गत्ते को यूं घुमाया था, पेन की जो नोक थी उस पर गत्ते को यूं घुमाया था, तो वो गत्ते की जो गति थी वो घूर्णन गति थी।
ठीक है। घूर्णन गति एक बीच में फिक्स पॉइंट होता है और फिक्स पॉइंट पर वस्तु घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। और वृत्ताकार पथ पर जो वस्तु घूमती है, बीच से उसे कोई लेना देना नहीं है, वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो उस गति को हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। और इस गति को क्या कहेंगे? घूर्णन गति। तो दोनों गतियों में आप फर्क पता चल गया होगा आपको। फटाफट से इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो घूर्णन गति की डेफिनेशन लिखिए कि जब कोई वस्तु अपनी अक्ष के सापेक्ष घूमती है। अक्ष क्या थी? उस गत्ते की अक्ष थी वो पेन की नोक। पेन की नोक पर गत्ता जो है वो घूम रहा था, तो इसका मतलब गत्ता जो है किसके सापेक्ष घूम रहा था? उस पेन की नोक के सापेक्ष घूम रहा था। तो आप फटाफट से लिखिए कि जब कोई वस्तु अपनी अक्ष के सापेक्ष घूमती है तो वस्तु की ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। इनके सरल रेखीय गति के तो एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। कार सीधी चलती है। वृत्तीय गति के अगर आप उदाहरण लिखना चाहते हैं तो फटाफट से आप इसके उदाहरण लिखिए कि वृत्ताकार पारक पर घूमना या दौड़ लगाना। ठीक है। वृत्ताकार पथ पर घूमना। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर घूर्णन गति का एग्जाम्पल आपने लिखना हो तो घूर्णन गति का बेस्ट एग्जाम्पल है पंखा। पंखा या फिर आप ये कह सकते हैं घड़ी की सुइयां। घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां भी तो आपको पता है ना, बीच में फिक्स है और घड़ी की सुई उसी जगह पर जो है गोल गोल जो है घूमे जा रही है। बीच का पॉइंट फिक्स है और वो साइड से घूमे जा रही है। इसी तरीके से तो घड़ी की सुई घूमती है, तो वो भी तो अपनी अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद है नेक्स्ट जो चौथा प्रकार है, बिल्कुल लास्ट प्रकार है इसका, वो है आवर्ती गति। चौथा प्रकार है आवर्ती गति। गति के 4 ही प्रकार बताए थे, चौथा प्रकार है आवर्ती गति। अब आवर्ती गति क्या होता है? आवर्ती का मतलब होता है बार बार। आवर्ती का मतलब बार बार। जब कोई वस्तु निश्चित समय में फिक्स टाइम में अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। तो आवर्ती गति को क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु निश्चित समय में अपनी गति को बार बार दोहराती है, निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्ती गति बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, बचपन में झूला किसने नहीं झूला? बचपन में झूला किसने नहीं झूला? आपको पता है जो पार्क में इस तरह से जो झूला लगा होता था, स्कूल में या पार्क में आपने देखा होगा कि इस तरह का जो है, इस तरह से जो है रस्सी हुआ करती थी और यहाँ पर बैठने के लिए शीट हुआ करती थी। ये जो है शीट, इस पर बैठ करके इस रस्सी को अच्छे से पकड़ के आप झूला लिया करते थे। तो वो झूला कभी आगे जाता था, कभी पीछे जाता था, लेकिन पीछे जाकर के यूं नहीं है कि रुक गया, वापिस आगे जाता था, वापिस पीछे जाता था, वापिस आगे जाता था, वापिस पीछे जाता था। यानी निश्चित समय के बाद अपनी गति को वापिस से दोहराता था। अगर आगे गया तो निश्चित टाइम के बाद पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर निश्चित टाइम के बाद पीछे आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। यानी अपनी गति को बार बार वो दोहराता था और इसी गति को क्या कहते हैं? आवर्ती गति। और घड़ी का पेंडुलम जो होता है, जो यूं यूं बस घूमता रहता है, उसे भी ये जो गति है वो कौन सी गति होती है? आवर्ती गति होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आवर्ती गति की आप परिभाषा फटाफट से लिख लीजिए कि कौन सी गति होती है आवर्ती गति? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद, नोट कीजिए फटाफट से कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। क्या आप सावन के मौसम में कभी खेतों में गए हो क्या? जब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तेज तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और जो लंबी लंबी घास होती है वो लहरा रही होती है, तो उसकी जो गति होती है ना, लंबी लंबी घास की गति, वो भी क्या होती है? आवर्ती गति। घास कभी इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, तो वो कौन सी गति होगी?
वो भी आवर्ती गति हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप भी तो आवर्ती गति करते हो। अब आप कहेंगे हैं हम कब आवर्ती गति करते हैं? बिल्कुल करते हो। आप क्या करते हो? घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, और वो भी निश्चित समय के बाद। तो आप भी तो आवर्ती गति के एक उदाहरण ही हुए ना। ठीक है, हालांकि ये जो है आवर्ती गति को इसमें नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें क्या है कि हम जो है एक निश्चित समय बाद हमारा जो है आना जाना नहीं होता है। ठीक है, फिक्स टाइम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों तरफ सेम ही टाइम रहना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते तो जल्दी हैं, लेकिन पूरा दिन रुक करके फिर अगले दिन स्कूल जाते हैं, तो ऐसे में टाइम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अदरवाइज ये आवर्ती गति का उदाहरण हम मान सकते हैं। एक तरह से आवर्ती गति ही तो है ना ये। चलिए, अब उसके बाद जो है, उसके बाद क्या, हमारी गतियां तो सारी कंप्लीट हो गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये हमारा गतियों को पढ़ना कि गतियां 4 प्रकार की होती हैं: सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और आवर्ती गति। अब आपको एक काम करना है, आप इन गतियों के जो जितने भी प्रकार हैं उनका एक बेस्ट एग्जाम्पल ढूंढ कर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे कि ये जो है सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है, ये वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है, ये घूर्णन गति का एग्जाम्पल है, ये आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। और मुझे कुछ कमेंट्स जो है, कमेंट्स में आंसर मिलते भी हैं, और मुझे पूरा विश्वास होगा कि जो इस तरह से कमेंट करके मुझे जो है आंसर पहुंचाते हैं और उनके जो चेक करके हम उनके आंसर्स भेजते हैं, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है, तो उन्हें बहुत ही मजा आ रहा होगा। क्योंकि देखिए, टीचर से पढ़ना एक अलग बात होती है, और साथ में क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो उससे अगर आप पूछते हो तो आपका पढ़ने का मजा डबल हो जाता है, ये मान करके चलिएगा। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। और चारों गतियों का एक अलग एग्जाम्पल अपने आसपास देख करके एक बेहतर सा एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करोगे कि हाँ, मैंने जो है आसपास ये गति की, या आज मैंने इस प्रकार की गति की। तो इस तरह से आप जितना जो है इसमें इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा आपको मजा आने वाला है। तो चलिए, चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।